11 बजे से समारोह का आयोजन होगा और 12 जैसे घड़ी की सुई में बजेंगे। राष्ट्रपति की मौजूदगी में इसे एक भव्य समारोह के तहत लॉन्च किया जाएगा, जिसमें तमाम वो दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे जो देश के पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं और देश को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए योगेंद्र, ये तो सच है कि ये जो कुछ हम करने जा रहे हैं, हमारे इकोनॉमिक सिस्टम जो बना हुआ था मिक्स्ड इकोनॉमी का, उसके बाद में जो कॉर्पोरेट इकोनॉमी हमने अडेप्ट किया और उसके अंदर जो मार्केट ओरिएंटेड सारा सिलसिला बना है, उसमें जीएसटी मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी का सबसे बड़ा जो वस्तु एवं सेवा कर का एकीकृत रूप से जो बनाने का सिलसिला है वो तो होगा ही। तो ये मैं समझता था कि शायद इसमें कोई सुधार की गुंजाइश होगी, लेकिन अब तो हम उसी रास्ते पे, विकास के उसी रास्ते पे निकल पड़े हैं जिसको कि रिफॉर्म्स का रास्ता कहा जाता है इस इकोनॉमी के अंदर। ऐसी स्थिति में तो निश्चित रूप से ये एक ऐसा ही दिन है कि हम सन 1952 में या 47 में कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के मुताबिक जिस तरह का समाज बनाने की बात किया करते थे और जिसके लिए जैसी इकोनॉमी का मॉडल पंडित नेहरू के जमाने में हमें हासिल हुआ था, वो धीरे धीरे करके और टोटली बाजार की ओर चला आया है। और इसमें बाजार में ये श्रेष्ठ है, इसमें कोई शक नहीं कि वस्तु एवं सेवा कर अगर एकीकृत करके और रखे जाए तो उससे लोगों को बड़ा राहत मिलेगी, उपभोक्ताओं को और साथ साथ में व्यापारियों को भी राहत मिलेगी। लेकिन जो भय है, जो आज मैंने हमारे कुछ कमर्शियल पेपर्स में, फाइनेंशियल पेपर्स में पढ़ा कि इससे जीडीपी कम हो जाएगी, जीडीपी पे असर होने वाला है, वो उसके लिए क्या कुछ करेंगे वो देखने की बात है। और साथ साथ में ये आप ठीक फरमा रहे हैं कि जिस तरह का इंस्टीट्यूशन बनाया है उसमें पूरे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव है, साथ साथ में विभिन्न सेवा और व्यापार जगत से जुड़े लोग भी इसके अंदर हैं। तो ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं हो सकता कि कोई चीज इम्पोज करके छोड़ दी जाएगी और उसको चलाया जाएगा। ये इसकी सफलता का रहस्य नहीं है। इसकी सफलता का रहस्य है कि इसको ओपन करना पड़ेगा और डिस्कस करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जी, इससे कोई पॉलिटिकल मायने हो सकते हैं। अरुण जेटली जो कह रहे हैं इसे भव्य समारोह के बीच इसे लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि नोटबंदी के बाद एक बड़ा कदम दूसरा जीएसटी का है मोदी सरकार के सामने, जिससे आर्थिक जो सुधार की बात की जा रही है उसके तहत। नहीं, ये आर्थिक सुधार तो कांग्रेस के जमाने में प्रारंभ हो गए थे, जब 2011 से। हाँ बिल्कुल, फाइनेंस मिनिस्टर कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी सारा श्रेय अपने आप को लेना चाहती है, इसमें कोई शक नहीं। जो सत्ताधारी दल है वो ये स्थापित करना चाहता है कि जैसे वही जन्मदाता है, वो जन्मदाता नहीं है। ये मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी का सबसे बड़ा शस्त्र है, जिसमें निवेश के लिए, विकास के लिए यही एक जरिया है। राजस्व का जरिया भी यही है और राहत का जरिया भी यही है। ऐसी स्थिति में ये तो करना ही था और ये बहुत बड़ा परिवर्तन है, इसमें कोई शक नहीं। अगर मनमोहन सिंह के जमाने में होता तो भी मेरा ख्याल है कि उसी तरीके से रात के 12 बजे कुछ ऐसा किया जाता। आज ये मौका अगर जेटली साहब को मिला है तो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। जी देखिए, थोड़ा सा मैं एक मेरा जो डाउट समझिए या फिर मेरी अपनी ओपिनियन है वो समझिए कि पूर्ववर्ती सरकार का आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें और वर्तमान में जो अपना एक तरीका ये बयां जो होता है वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि डिफरेंट है। नोटबंदी को लेकर के सबने कहा कि बहुत क्राइसिस मचा है मार्केट में और ये तो एक आर्थिक इमरजेंसी जैसे हालात मुल्क में बन गए हैं, लेकिन बावजूद उसके जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए तो उसका जवाब, जैसा कि पार्टी का दावा है कि वो जनता ने दिया। तो जीएसटी के बाद में भी कुछ राज्यों में चुनाव होंगे, 2017 में भी होंगे, 18 में भी होंगे। तो एक बड़े समारोह के रूप में कहीं इसके पॉलिटिकल माइलेज के बारे में तो बीजेपी और वर्तमान सरकार विचार नहीं कर रही है कि एक समारोह के जरिए लोगों के बीच में जाएंगे और इसको करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बात जानते हैं कि 2011 से ये कवायद चल रही है और 28% के स्लैब को लेकर के उस वक्त सुषमा स्वराज और अरुण जेटली साहब दोनों एग्री नहीं थे और अब यही स्लैब उसी तरह से चला गया है। लेकिन फिर भी अपनी बात कहने में बहुत माहिर है ये टीम, तो क्योंकि माहिर है, अपने प्रोडक्ट को बेचने का अधिकार सबको होता है और ये पॉलिटिकल प्रोडक्ट भी एक तरह से। देखिए योगेंद्र जी, एक बात बड़ा स्पष्ट रूप से समझ लेने की जरूरत है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने इंटरेस्ट की तरह से सारी बातों को व्याख्यायित करती हैं। हम लोग इसको उस तरीके से ना लें। हम जो मीडिया के लोग हैं वो इस रहस्य को जानते हैं ठीक से कि ये इस तरीके से क्यों कहा जा रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि वो ये स्थापित करना चाहते हैं कि जो कुछ हो रहा है बेहतर हो रहा है, उसके लिए हम ही जिम्मेवार हैं। क्योंकि मेरा सवाल इस वजह से है कि जीएसटी संविधान संशोधन है, लेकिन इससे पहले भी संविधान के संशोधन हो चुके हैं। हाँ, हुए हैं। तो एक विशाल समारोह नहीं किए गए। जश्न आजादी के बाद इस तरह से रात 12 बजे मुल्क में समारोह जो होगा वो
अब क्या जा रहा है? तो बहुत सारे लोगों को तो ये लग रहा है कि आजादी के बाद शायद संविधान में संशोधन ही पहली बार हो रहा है। नहीं, वो लोगों को ये पता नहीं है ना कि संविधान में एक संशोधन जो सबसे बड़ा हुआ, जिसको हम कभी नहीं भूल सकते, वो ये कि हमारे मूल अधिकारों के साथ साथ में मूल कर्तव्य भी जुड़े थे, और वो संविधान का संशोधन हुआ था आपातकाल के दौरान। इसलिए हम आज उसकी चर्चा नहीं करना चाहते, लेकिन सबसे बड़ा संशोधन तो वो था कि जिसमें राइट्स ही नहीं ड्यूटीज का भी है, बिल्कुल। हाँ, तो वो, लेकिन देखिए ये पूरा हक है सत्ताधारी दल को कि वो अपनी बात को इस तरीके से प्रचारित करे। ये भी सत्य है कि जिस तरीके से नोटबंदी के बाद में जो नुकसान हुआ है, बार बार इकोनॉमिस्ट उसको एक्सपर्ट्स उसके बारे में कहते रहे हैं, आज भी कह रहे हैं, सब कुछ कह रहे हैं, लेकिन जब जनता वोट करती है, वोट करने के पीछे दूसरे कारक काम करते हैं, और कारक आज मेरा ख्याल है चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, वो कारक बहुत अलग किस्म के हैं जिनको अचीव किया सत्ताधारी दल ने। जी, तो देखिए ये बात सही है कि नरेंद्र मोदी के सामने एक चुनौती थी, अरुण जेटली के सामने चुनौती थी कि जीएसटी को 2011 से जो लंबित है, जिसपे चर्चाएं लगातार बैठकें होती रही हैं, विदेश में टीमें जा करके आ चुकी हैं, लेकिन उसे लागू नहीं कर पाए। एक मैं तो कहना चाहूंगा एक बड़ा एक गेम किया इन लोगों ने कि नरेंद्र मोदी की टीम ने कि सब राज्यों को तैयार करना, फिर वहां एक राय बनाना, पूरे स्लैब का जो स्ट्रक्चर जो बनाया उसको तैयार करना और उस पर सहमति बनाना, सबके साथ में डायलॉग करना और फिर इंप्लीमेंट करने की डेट मुकर्रर करना। तो ये एक बड़ी जो एक लंबे समय से लिंगर ऑन जो चीज थी, उसे तो कम से कम प्लेटफॉर्म बना करके और धरातल पे लाने की जो एक कवायद है, मुझे लगता है इसमें तो सफलता हासिल की है मोदी। निश्चित रूप से मोदी जी ने क्या सफलता हासिल की, मैं कहता हूं कि हमारे वित्त मंत्री जेटली ने हासिल की है, सुब्रमण्यम स्वामी और दूसरे जो अर्थशास्त्री बैठे हुए जो आलोचना तमाम आरोपों को उन सलाहों को खारिज करते हुए वो स्थापित किया जो चाहते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये एक बड़ा कदम था, और सबसे बड़ी बात होती है कि सबको एक साथ लेकर के चलना, सबको एकजुट करना, सबकी राय को तवज्जो देकर के सबको तैयार करना। एक मुझे लगता है कि एक बड़ी चुनौती मोदी के सामने थी और इसमें सफल हुए हैं, और आधे से ज्यादा राज्यों से, क्योंकि इसे पारित कराना था, लेकिन मैक्सिमम स्टेट्स ने इस पे मोहर लगाई है। तो साफ है कि पूरा देश और चुनी हुई सरकारें जीएसटी में मोदी और जेटली के साथ खड़ी भी दिखाई दी है। चलिए मैं कुलवाल साहब आपके पास में आना चाहूंगा। एक जो समारोह मनाया जा रहा है उसके माइलेज को लेकर के मैं बात करना चाहूंगा। आज नहीं तो कल मोदी साहब निश्चित रूप से ताल ठोक करके 3 ताली बजा के मंच के सामने कहेंगे कि एक बड़ा कदम था जो कोई नहीं कर सकता था, और ये 6 महीने के अंदर, ये 6 के 7-8 महीने हो जाएंगे जब नोटबंदी 8 नवंबर से जब से लागू की है। तो एक ये जो पीरियड है, इसमें दूसरा अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए दूसरा ये कदम है नोटबंदी के बाद। देखिए योगेंद्र जी, मुझे ध्यान है सन 1975 25 जून की रात थी वो, जब देश में इंदिरा गांधी ने जब वो जब उसने वो देश के लिए 4 चीजें जब उन्होंने 4 सूत्र कार्यक्रम लेके आई थी, तो उसमें उस समय हम विपक्ष में थे, हम भारतीय जनता पार्टी में थे, हमने इंदिरा गांधी का विरोध किया था और आपातकाल में जेलों में भी गए थे। सवाल है कि रात के 12 बजे जो हम लोग पहले बोलते थे, वो आज भारतीय जनता पार्टी रात को 12 बजे काम वो क्यों करना चाहती है जो जून के महीने में इंदिरा जी ने किया था। नहीं, लेकिन जश्न आजादी से जोड़ रहे हैं कि उस वक्त आजादी में तो इन लोगों का हिस्सा क्या रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने आजादी को तो क्या कहा था, किस आजादी की बात करते हैं। हाँ, ये उस आजादी को बुला के इस आजादी की बात कर रहे हैं, ये विषय एक अलग है। ये आजादी किसको बताना चाहते हैं, जिसको व्यापारी को झगड़ रहे हो आप, ये फाइनेंशियल फ्रीडम की बात कर रहे हैं, आर्थिक आजादी की बात कर रहे हैं। आर्थिक आजादी से बोलते हैं क्या? उस समय इंदिरा गांधी ने भी नसबंदी की थी, आज भारतीय जनता पार्टी तो 6,000 रुपए दे रही है उसके, तो उस समय तो उसका विरोध कर रही थी। तो देखिए, हमारा काम विरोध करने का नहीं है, सवाल हम बोल रहे हैं कि जो तरीका इनका करने का तरीका है, हर जगह उसमें राजनीतिक बुग घुसी हुई है। एकमात्र आदमी, भारतीय जनता पार्टी की बात मत कीजिए, एकमात्र आदमी देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिवाय इनके पास दूसरा बोलने वाला व्यक्ति नहीं है। क्यों कि जब भी चुनाव आते हैं कि यहां के मुख्यमंत्री मोदी जी बनेंगे, मैं उस जगह जी आने नहीं देता, तो मैं जीएसटी बनाना चाहता हूं। सवाल है कि आज जीएसटी पे व्यापारी कहां खड़ा है, आज किस जगह व्यापारी की स्थिति खड़ी है, आपको गिया साहब ने समझाया। और मैं कहता हूं योगेंद्र जी, जयपुर शहर में भारतीय जनता पार्टी और देश अपने आगे 20 पत्रकार मेरे साथ चलो, मैं एक व्यापारी के पास चलता हूं। इस समय व्यापारी किस ढंग की जिंदगी जी रहा बेचारा, कोई समझना नहीं चाहता उसकी बात को। लेकिन तैरना तो कुलवाल सब तभी आएगा जब आप स्विमिंग पूल में उतरेंगे।
कई बार ऐसा स्विमिंग पूल में उतरने से पहले ट्राई भी तो की जाती है ना जी। हम तो कहते हैं ट्राई तो कर लो। हमारे जोहरी तो बड़े खुश हैं, आप कमाल कर। नहीं, मैंने क्या कहा, व्यापारियों को बांटने की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आज वही मार्बल, आज राजस्थान की खान मार्बल है, उस पर टैक्स 28% है, तो आज ये जोहरियों पर आधा % कर दिया, तो व्यापारी से व्यापारी को लड़ाने की जो नीति है ना, उस नीति के परिणाम जरूर भुगतने पड़ेंगे और सरकार को यह सोचना होगा। देखिए, उसमें मेकिंग चार्ज का परसेंटेज और ये सारी चीजें लगा करके और सरकारी 28% जो लगा रहे हैं ना, वो इन सबको जोड़ लो 5 0 से और 18 तक, और 28 को जोड़ लो, 28 से 70% और बाकी ये सब है 30% में। तो ये अच्छा भैया 28 के लिए क्यों नहीं विज्ञापन चाहते? ये 5 0 लास्ट 18 चाहते हैं, 28 को नहीं चाहते। सरकार का दावा है कि 18% के दायरे में शामिल कर रहे हैं। मकड़ा जाल का विज्ञापन बना के जनता के सामने पेश करना चाहते हो, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। आप पहले व्यापारी को विश्वास में लो, व्यापारी के विश्वास में लेके, आपको तो विश्वास में ले लिया, किसने ले लिया? किसने व्यापारी से बात की? एक नेता का नाम बता दीजिए। हमने, देखिए इंदिरा जी ने जब आपातकाल लगा दिया तो किसकी मत थी बोलने की? तो वही आपातकाल नरेंद्र मोदी लगा रहे हैं कि व्यापारियों पर जबरदस्ती ठोकना चाहते हैं। तरीका उसका अलग होना चाहिए, पर एक तानाशाही रवैये में हम जश्न मना रहे हैं। थोपने का या जश्न किस चीज का मना रहे हो? हम व्यापारी की मौत का जश्न मना रहे हो क्या? हमें तुम कहां ले जाना चाहते हो? तो जश्न की बातें मत करो, आप पहले व्यापारी को विश्वास में लो, और जिस व्यापारी ने सरकार बनाई तुम उसको ही बीतना चाहते हो, देश में 6 कंपनियों के लिए काम करना चाहते हो। योगेंद्र जी, इसमें जो आईडी कोड नंबर है, वो कोड नंबर ऐसा है जिससे कोई भी कंपनी का बटन दबाएगा कि कुलवाल साहब के पास 7 लाख रुपए की सेल है, इसके बाद 27 लाख की सेल है। हम लोगों के लिए ये 6 कंपनियां ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये अभी महसूस नहीं हो रही है इनको। ये स्वदेशी की बात करने वाले खुद विदेशी कंपनियों में चले गए और ये विदेशियों का साथ दे रहे हैं। और ये 6 कंपनियां देखना, हम लोगों को गुलाम बनाएगी, हम व्यापारी गुलाम बनाएगी, ये वक्त बताएगा। और ये जीएसटी उसका हिस्सा है। चलिए, बड़ी एक आशंका जाहिर कर दी दीपक जी कि पहले आपने देखा कि घिया साहब ने बताया था कि बड़े जो व्यापारी हैं उन्हें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन दिक्कत उन मझले व्यापारियों को और खासकर जो बिल्कुल छोटे व्यापारी हैं उनके सामने आएगी। उनके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है, उनके पास में ऐसा स्टाफ नहीं है और ट्रेंड स्टाफ का अभाव रहेगा। सरकार की, देखो मैंने पहले भी कहा कि नीयत साफ है, सरकार के मनसा पे कोई संदेह नहीं हो सकता, लेकिन इंप्लीमेंट करने वाले जो नीचे लोग होंगे वो थोड़ा सा अगर मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं है तो वास्तव में व्यापारी परेशानी में आ सकता है। नोटबंदी से मुझे लगता है कि सरकार को एक लेसन लेना चाहिए। नोटबंदी में मनी क्राइसिस जो मार्केट के अंदर है, किसी के पास में लाखों रुपए मिल रहे हैं और किसी के पास में 2000 रुपए के लिए मोहताज, वो बैंकिंग सिस्टम में जो करप्शन फैला उसकी वजह से मुझे लगता है कि काफी, तो एक आप लोगों को एक समझना चाहिए। केवल ये नहीं है कि परनामी साहब सचिन पायलट गए तो उनके बाद में परनामी साहब भी बूथ पे जाकर के आ रहे हैं और वहां देख करके कहीं कोई दिक्कत नहीं, मिले कितने लोगों से उनकी समस्या सुनी, उसके बाद में कोई लेना देना नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है व्यापारी के साथ में कि उसकी रिटर्न फाइल नहीं हो पा रही प्रॉपर, वो हो सकता है कि सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है, लेकिन दूसरे दिन ही 3 इंस्पेक्टर आके धमक जाए कि आपकी रिटर्न फाइल नहीं हुई है, चलिए इधर या इधर। तो मुझे लगता है कि वो मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो बहुत मुश्किल में होगा व्यापारी। जी जी बिल्कुल, मैं सहमत हूं आपसे। पर अंत्योदय के लक्ष्य के साथ जो हमारी पार्टी और सरकार आगे बढ़ी है, तो व्यापारी ये ना सोचे कि वो समाज का हिस्सा नहीं है, पार्टी का हिस्सा नहीं है। उनका भी सरकार बनाने में मैं तो ये कहना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा बड़ा योगदान है और पार्टी को इस मुकाम तक लाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। तो इस बात को न तो हम नकार सकते थे, न नकारते हैं और आगे भी मानते रहेंगे। जहां तक मैं अभी बात हूं, अगर कहीं ये थोड़ी बहुत समस्या रहेंगी तो आप ये इंस्पेक्टर राज की जो ये डराया जा रहा है, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है और इसके लिए इतनी ज्यादा दूर तक सोचने की आवश्यकता नहीं है। सरकार की मंशा साफ सही है, सोच और नीयत में, हमारी सोच में खोट नहीं है। इस बात के लिए मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा और जनता को भी आश्वस्त करना चाहूंगा। आपने सुना नहीं, हमारे वर्ड्स नहीं सुने। पहले ओम सैनी साहब ने ये बात कही थी और मैं भी ये बात आपसे कह रहा हूं कि सरकार के मंशा पे संदेह नहीं है, ना सरकार की नीयत और नीति पे संदेह है। संदेह वहां है कि जो वर्षों से हमारे यहाँ पे ढांचा बना हुआ है ब्यूरोक्रेसी का, आपके यहाँ जो प्रशासन का, उसको लेकर के। और मैंने कहा कि अगर आप लोग अभी भी इस मुगालते में हैं कि वास्तव में उस वक्त बैंकिंग सेक्टर में किसी तरह का कोई करप्शन नहीं हुआ नोटबंदी के दौरान, तो मुझे लगता है कि बीजेपी की सरकार की बहुत बड़ी भूल है। किसी आदमी के पास में 50 लाख रुपए मिल रहे हैं और किसी व्यक्ति को 2000 के लिए डंडे खाने पड़ रहे हैं। तो ये एक
नोटबंदी फेल नहीं हुई, नोटबंदी सफल, बिल्कुल वही मैं कह रहा हूं। तो एक मेरा जो संदेह है या किसी व्यापारी का जो संदेह है, वो अतीत को याद करते हैं कि सरकार पे को संदेह, सरकार को देखिए हर 5 साल बाद में एक एग्जाम में उतरना है, उसकी तैयारी यही धरातल होता है जो 5 साल आप लोग काम करते हैं। लेकिन लागू कराने वाला जो हमारा ढांचा है, जिसे कहते हैं हम कार्यपालिका, वो तो स्थायी रूप से है, सरकारें आती हैं जाती हैं, वो अपने अंदाज से काम करते हैं। उसकी मॉनिटरिंग का क्या होगा? अगर नोटबंदी की तरह ही अगर आप सफल मान के चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़े मुगालते में है सरकार भी और भाजपा भी। अगर उसके अंदर कोई कमियां नहीं थी, चाहे वो आप नोटबंदी विमुद्रीकरण की बात है, तो सरकार देखिए हर चीज से सीखती है, सबक लेती है। तो न्यायपालिका, कार्यपालिका और चाहे विधायिका, ये तीनों है तो लोकतंत्र के एक तीनों पिलर्स हैं, और हमारे लिए तो सभी इंपॉर्टेंट है। तो सरकार में अभी भी मैं आपको यही आश्वस्त करना चाहता हूं, चाहे हमारे व्यापारी भाई हो, चाहे लोग हो, चाहे आम जनता हो, चाहे कोई भी हो, कि अन्याय तो किसी के साथ नहीं होगा। अगर कहीं कोई विसंगति रहती है, कहीं कमी रहती है, तो सरकार उसको पूरा करने की अपने से पूरी कोशिश करेगी। और हम इन्हीं से तो पूछ के करें काम। सबसे पूछा कि आम जनता से राय ली गई है, लोगों से ली गई है। ये डिजिटलाइजेशन देखिए, फिर मैं आपको कहना चाहता हूं, डिजिटलाइजेशन सरकार की तरफ से इसलिए किया गया था ताकि कहीं लीकेज हो उसको ब्लॉक किया जाए। इसके अंदर डिजिटलाइजेशन और इसीलिए लाए गए थे ताकि ट्रांसपेरेंसी से पारदर्शिता रहे। वो एक शुरुआत थी, उसके बाद ट्रांसपेरेंसी, और उसी बाद हम ये सारे रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं। जुडिशियल रिफॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हो, चाहे कोई से भी रिफॉर्म्स हो, इस सरकार की सोच इस बात को दर्शाता है। और आने वाले टाइम से हम बाकी रिफॉर्म्स को भी देखेंगे। कहीं कोई रहती है कमी, हमने कभी भी इस बात के लिए नहीं कहा कि हम 100% परफेक्ट रहे। कहीं ना कहीं कमी रही होगी, स्वाभाविक है। उसके अंदर यह है कि रिपीटेशन ना हो उस गलती का, उस मिस्टेक का, उस बात की कोशिश की जाएगी सरकार की तरफ से। और हम आगे भी इस बात को देखेंगे कि व्यापारी वर्ग हमारा बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है हमारे लिए भी, समाज के लिए, सरकार के लिए, पार्टी के लिए। तो वो हमारे साथ पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। इस बात की हम पूरी चेष्टा करेंगे, उसी तर्ज पे हम काम कर रहे हैं आगे। देखिए, सरकार की प्राथमिकता में कहीं कोई संदेह नहीं होता है। सरकार की प्राथमिकता में उसका अपना एक नागरिक होता है। ये चाहे राजा महाराजाओं का वक्त रहा हो, चाहे अंग्रेजों का वक्त रहा हो, और चाहे आज का वक्त हो, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता है। लेकिन अगर अंग्रेज कोई अच्छे भी हो सकते थे, उनके हुकूमत जब चलती थी, तो लेकिन नीचे अब उसे इंप्लीमेंट ऑर्डर को कैसे किया जा रहा है? एक बार तो ये कहा जाए कि गरीबों के लिए प्याऊ लगाई जाएंगी, और किसी ने कह दिया है कि बुढ़िया यहां बैठ, 2 पीपे लेकर के तेरे को प्याऊ लगानी है। तो अंतर हुआ ना उसमें कि वो बिल्कुल अंग्रेज अधिकारी हो, उसकी नीयत साफ थी कि आने जाने वालों को पानी मिलना चाहिए पीने के लिए। अब ऑर्डर में ये होता है कि सरकारी खर्चे पे किसी को बैठा एक एम्प्लॉयमेंट भी होगा कि एक व्यक्ति को पानी की प्याऊ पे आप रख रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ थानेदार जी जाकर के डंडा दिखाया कि बुढ़िया यहां बैठने, 2 पीपे भर के लाने उस हैंडपंप से, और यहां बैठ करके सबको पानी पिलाना है। पैसे का, क्योंकि पैसे, दिमाग खराब हो रहा है। तो वो एक नजरिया आप देखिए इंप्लीमेंट करने का। मैं उसी तरह से कह रहा हूं कि आपने रिटर्न फाइल नहीं की कि चलिए इधर या इधर, जैसे विष्णु कुल्लाल साहब को जिस बात का डर है, एक डर का मतलब एक व्यापारी में जो एक संदेह है, यही पंकज घिया साहब कह रहे थे कि 2 साल के लिए थोड़ा सा सरल और एक लिबरल होना चाहिए था सरकार के इस स्ट्रक्चर को। उसके बाद में जब रूटीन में आता तो व्यापारी अपने आप पे अपने एक सिस्टम में आ जाता, उसकी कार्य प्रणाली में आ जाता, एक दिनचर्या का हिस्सा होता है कि मेरा एक काम है, मुझे आज की जो बिक्री है और जो आमद है उसको एक उसमें चढ़ाना है और उसको मुझे देना है। तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन एक बार से 1 ही तारीख को जेटली साहब जो कह रहे हैं, क्योंकि आप ही के पार्टी के कई नेताओं ने इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि बहुत मुश्किल होगा कि व्यापार और व्यापारी बाजार टूट जाएगा अगर इसी अंदाज से जीएसटी पेश हुआ। तो मैं दीपक जी, जो संदेह है वो पैदा किए जा रहे हैं, बहुत सारी जानकारी हमारे पास में भी नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स जो आ रहे हैं और कुछ जो अपने आप में अपना एक नाम रखते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी का अपना एक कद है, उनका जो था बाकायदा उन्होंने डिफाइन किया कि किस तरह से मुझे संदेह है, सारी बातें उन्होंने बताई। अगर ये सब चीजें हैं तो एक संदेह पैदा करती है। दूर बैठा हुआ जो व्यापारी है तो उसके वो वॉइस, वो आहट जो है सुनाई देती है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा। वो एक संदेह है, वही एक बाजार में असमंजस की स्थिति पैदा कर रहा है। देखिए, वक्त आने दीजिए, ये सारी आशंकाएं निर्मूल साबित होंगी। सरकार की कोशिश है, और आप देखिए आने वाला, ये तो आने वाला व्यक्ति बताएगा। 10 दिन की बात है, 10 दिन बाद लागू हो जाएगा। और देखिए, सरकार बड़े सहज और सरल भाव से चलने वाली है। आप ये मत सोचिए कि इसको इतना कड़ाई से लागू किया जाएगा। मैं आपकी एक बात कहना चाहता हूं कि देखिए, जो वस्तु एवं सेवा कर का दंड विधान है वो डराने वाला है। ये डराने वाला नहीं होना चाहिए था, ये सहज होना चाहिए था। सरकार की नीयत पे शक नहीं कर रहे, लेकिन उसके जो शक्ल बन करके आ रही है वो अपने आप में बड़ी डराने वाली है। तो उसको सहज करके, और जो भी उससे प्रभावित होने वाले लोग हैं उनको लगना चाहिए कि कहीं भी अगर अन्याय हुआ तो न्याय करने का रास्ता बहुत सरल होगा,
वो नहीं लग रहा है। बिल्कुल, वो कानून अच्छा बताया जा रहा है, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन का जो तरीका है और जो इसमें आधार जिस तरह से है, उस सब को लेकर के एक डरावना रूप इसका आ रहा है कि ऐसा होगा, क्या होगा, कहीं मैं पहले महीने ही तो नहीं अटक गया, या फिर मेरे को ये ड्रैकोनियन लॉ इतना नहीं है ये, और इतना देखिए आप इसको लागू तो होने दीजिए, आपको इसकी सरलता, सुगमता और सहजता के बारे में अंदाजा हो जाएगा। थोड़ा समय तो दीजिए सरकार को। तीनों शब्द बहुत अच्छे हैं, ऐसा हो जाए तो। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसा ही होगा। चलिए, फिलहाल हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि फिलहाल तो हम उम्मीद यही करेंगे कि सरकार जनता के साथ 1 जुलाई से इसे लागू करने जा रही है, और लागू करने के लिए जब डेट मुकर्रर हो चुकी है तो मानसिक रूप से हमें तैयार रहना चाहिए। लेकिन इतना ही कहना चाहेंगे, अगर वास्तव में व्यापारी और उपभोक्ता दोनों के बीच अगर कहीं कोई असमंजस की स्थिति है, और कहीं अगर लिबरल सरकार हो सकती है, जैसे कि पंकज घिया जी ने बताया था कि थोड़ा सरकार को इस बात पे विचार करना चाहिए कि एक आदत में हमारी में आ जाए ये, उसके बाद में दिक्कत नहीं होगी। व्यापारी चोर बिल्कुल नहीं है, उसे बनाने की कोशिश की जाती है, व्यापारी दिल से चाहता है कानून अच्छा आता है तो उसे कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन अगर उसे इसी तरह से एक इंस्पेक्टर राज को हावी करने की कोशिश की जाएगी तो उससे कमर टूट सकती है व्यापार की और व्यापारी दोनों की, जो देश के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि बड़े एम्प्लॉयर के रूप में व्यापारी होते हैं। और जब पीपीपी मोड पे हम जा रहे हैं तो मुझे लगता है व्यापार और व्यापारी को मजबूत करने की भी सरकार की जिम्मेदारी है। खैर चलिए, फिलहाल तो अब सबकी निगाहें टिकी होंगी 30 जून की रात को, जिसे एक बड़े जश्न के रूप में आप और हमारी आंखें देखना चाहेंगी। और फिलहाल खास खबर को हम यहां विराम देंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, दीजिए इजाजत, नमस्कार।